डॉक्टर रवि गौड़ बड़कू जी का हम स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। आप 2017 के विधानसभा चुनाव ओबरा विशेषकर 402 में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी थे। आप अत्यंत संघर्षशील हैं, जनहित के मुद्दों पर सदैव आपने संघर्ष किया है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके विधानसभा की प्रमुख समस्याएं कौन कौन हैं और उसके क्रम में सरकार की क्या भूमिका है। जी, ओबरा विधानसभा की अगर प्रमुख समस्याओं की बात किया जाए तो अगर हम इसे दो हिस्सों में देखेंगे तो पहला हिस्सा हो गया हमारा ग्रामीण और भाट क्षेत्र का, दूसरा हिस्सा हो गया हमारा औद्योगिक इकाइयों का क्षेत्र जहाँ पे कर्मचारी और मजदूर बहुलता है। तो जब ग्रामीण क्षेत्र में हम देखते हैं तो प्रमुख समस्याओं की जब बात आती है तो ग्रामीण क्षेत्रों में हमारी प्रमुख समस्या सड़क, बिजली, पानी और स्वास्थ्य संबंधित, युवाओं नौजवानों के खेल संबंधित और शिक्षा संबंधित वहाँ पे प्रमुख समस्याएं हैं, जिस क्षेत्र में अभी तक सरकार द्वारा कोई भी उचित जो है कि विकास कार्य वहाँ पे नहीं हुए हैं। जब हम औद्योगिक क्षेत्रों की बात करते हैं जो हमारा दूसरा हिस्सा है, उस क्षेत्र की जब हम बात करते हैं तो जो कर्मचारी और मजदूर बाहुल क्षेत्र है वहाँ पे आप देखेंगे कि औद्योगिक इकाइयों में आज भी आज़ादी की इतने वर्षों बाद भी मजदूर और कर्मचारी जो वहाँ पे पेटी कॉन्ट्रैक्टर और तमाम ऐसे ठेकेदारी के कामों में जो मजदूर व्यस्त हैं, उन मजदूरों को आज तक उनके मिनिमम वेजेस नहीं मिलते। मतलब उतने सालों के बाद भी यही विकास का पैमाना आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज भी वो लोग न्यूनतम मजदूरी की लड़ाई लड़ रहे हैं। उनकी प्रमुख जो लड़ाई है वो न्यूनतम मजदूरी संबंधित है। इससे भी सबसे बड़ी बात यह है कि डीएलसी वहीं पर बैठते हैं। मिर्ज़ापुर जोन के जो डीएलसी हैं वो हमारे पिपरी में बैठते हैं और उनके नाक के नीचे जब ऐसा शोषण होता है मजदूरों और कर्मचारियों के साथ में, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात कोई नहीं हो सकती। और आज की डेट में जब भाजपा की सरकार में कई सारे मजदूर कानून को निष्प्रभावी कर दिया गया है तो डीएलसी के हाथ में इस समय सिर्फ कलम से साइन करने के अलावा कुछ भी नहीं रह गया है। यहीं ओबरा में दूसान कंपनी का मामला था, जब सैकड़ों के तादाद में मजदूरों का जब मजदूरी 4-4, 6-6, 7-7 महीने की जब मजदूरी कंपनियां मार करके चली गई थी और मजदूर लगातार धरनारत थे, उनकी समस्या को समाधान करने के लिए कई महीनों बाद भी उनकी समस्या का समाधान नहीं हो पाया था। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि दूसरा जो हिस्सा है वो कर्मचारी और मजदूर बाहुल क्षेत्र का, उनके विकास की यहाँ की स्थिति क्या है। ये न्यूनतम मजदूरी की बात हो गई, अर्थात ये सच भी है कि क्षेत्र में जाने पर मजदूर काम तो करता है पर उसे समय से और न्यूनतम मजदूरी नहीं मिल पा रही है। दूसरी तरफ हम आते हैं शुद्ध पेयजल की, क्योंकि बड़े बड़े डैम हैं, इसके बावजूद भी लोगों तक पर्याप्त पानी नहीं पहुंच पा रहा है। तो आप बताएं कि इसकी क्या स्थिति है, क्या लोगों को पानी मिल पा रहा है या नहीं? यहाँ पे सबसे बड़ा जो डैम है रिहंद बांध है, जिस पर तमाम कई आधे दर्जन से ज़्यादा जो है औद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हैं। तो कहीं ना कहीं से अगर विकास उनके माध्यम से हो रहा है तो कहीं ना कहीं वो रिहंद बांध को बड़े पैमाने पे दूषित भी किया जा रहा है। इन्हीं कल और कारखानों के जो गंदे पानी है, इनका जो राख है जो वहाँ से निकलता है, वो राख सारे जाकर डैम में मिल रहे हैं। लेकिन उस पर पाबंदियाँ लगाने के लिए किसी प्रकार का कोई नियम तो है, लेकिन उसका पूरा का पूरा उल्लंघन किया जाता है। पूरे डैम को प्रदूषित कर दिया जा रहा है। और अगर शुद्ध पेयजल की बात करेंगे तो इन ग्रामीण क्षेत्रों में जो ये औद्योगिक इकाइयाँ हैं, ये CSR के मद से भी जितना इनको पेयजल की व्यवस्था करानी चाहिए उस मामले में ये 25% भी अपना कार्य जिम्मेदारी से पूरा नहीं करते हैं। हाँ, CSR पेयजल की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है, वो भी इस विधानसभा में जहाँ पे इतनी सारी कंपनियाँ हों। अगर वो CSR उनका वो पूरा कर लिया जाए तो हर मुद्दों पे फेल मिलेगी। इन पाँच वर्ष के कार्यकाल में भाजपा सरकार में सड़क, बिजली, पानी के क्षेत्र में कोई भी काम इस ओबरा विधानसभा में नहीं हुआ है, जिसका मौके पे जा करके जिस बात की तथ्य की जानकारी ली जा सकती। आप कुछ कहना चाहेंगे और कुछ? इसके अलावा हम यही कहना चाहते हैं कि ओबरा विधानसभा सबसे ज़्यादा नगर क्षेत्र वाला विधानसभा है, लेकिन जो हमारा जो ओबरा विधानसभा ग्रामीण जो क्षेत्र है वो आज भी अति पिछड़ों की श्रेणी में आता है। आधे हिस्से को अगर निकाल दिया जाए 5 नगरों को, क्योंकि ओबरा विधानसभा में 5 नगर पड़ते हैं और 6वें नगर का जो है थोड़ा सा हिस्सा जो है वो पड़ता है। जब हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करते हैं तो इस ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत ही मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। उस अभाव को पूरा करने के लिए सरकार कोई कदम नहीं उठा रही है। यहाँ तक कि जो आला अधिकारी हैं, आज तक के इतिहास में आप उठा करके देख लीजिए कि आला अधिकारी आज तक उस ग्रामीण भाट क्षेत्रों का दौरा नहीं किए होंगे, जिनमें बेलहत्थी अति पिछड़ा क्षेत्र, कुलडुमरी का मेरड़दा इलाका जो है, लोजरा खजूरा का जो इलाका है, पड़रवा का इलाका है, बैरपुर हो गया, सागरदा हो गया, कन्हारा हो गया, ननारा हो गया, ननरी हो गई, उधर आपका ये जुगैल क्षेत्र हो गया। आज इस क्षेत्रों में जब आप जाएंगे, जुगैल क्षेत्र में जाके देखिए आज तक टावर नहीं लग पाया, बिजली की वहाँ पे फ़ोन की का समस्या है। और उन क्षेत्रों में जब आप मुख्य सड़कों को जब आप छोड़ के अंदर जाएंगे तो वहाँ पे सड़कें हैं ही नहीं।
कन्हारा को जोड़ने वाला जो पुल है वो आज के 5 सालों में नहीं बन पाया। सबसे बड़ी समस्या जो तमाम दर्जनों गांव को जोड़ने वाला आपकी ओबरा से सटा हुआ, ओबरा नगर से सटा हुआ जो चकाड़ी पुल है, जो सपा सरकार में चकाड़ी पुल को निर्माण कराने के लिए स्वीकृति की गई थी, उसका धन भी आवंटित कर दिया गया था। आज भाजपा सरकार में 5 साल बीत जाने के बाद भी उस चकाड़ी पुल का निर्माण नहीं शुरू हो पाया। वहीं मध्य प्रदेश के बॉर्डर में जो अभी चौपन से आप देखेंगे सपा सरकार में जो सड़क बनी थी चौपन से मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली, वहाँ रास्ते में एक भरहरी पड़ता है, भरहरी गाँव को जोड़ने वाला जो मुख्य पुल है वो पुल आज तक नहीं बन पाया। 4 साल हो गए टूटे। वहाँ के बच्चे हों या फिर कोई मरीज हो या डेली का वर्क से संबंधित वहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हो, उनको आने जाने में नदी को पार करके पैदल उतर कर उसमें से जाना पड़ता, लेकिन आज तक पुल का निर्माण नहीं हो पाया। हमें कह सकते हैं न तो शुद्ध पेयजल है, न पर्याप्त सड़क है, और पुल जो स्वीकृति मिली भी थी समाजवादी पार्टी उसे निरस्त, अभी तक वो मतलब जुमलों का ही शिकार हो गया। हाँ, जमीन पे नहीं उतारा जा सका। 2022 को लेकर के आपके मन में क्या है, किसकी सरकार बनेगी और क्यों बनेगी, दोनों चीज़ों 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है, क्योंकि जो सपा सरकार में विकास कार्य माननीय अखिलेश यादव जी के कार्यकाल में हुआ था वो पूरी जनता ने देखा था, लेकिन जुमलों के और बहकावे में आकर के अच्छे दिन की आशा में जनता ने जो है वोट करके भाजपा की सरकार को बना दिया। लेकिन समाजवादी पार्टी को अपना पूरा समर्थन दिया। उन्हीं विकास कार्यों को लेकर के आज समाजवादी पार्टी की सरकार पुनः 2022 में बनने जा रही है, क्योंकि भाजपा सरकार के 5 साल के कार्यकाल में 70 लाख रोजगार इनके घोषणा पत्र में था कि हम युवाओं को देंगे, लेकिन आज युवा बेरोजगार है और जब अपने रोजगार की बात करता है तो उन्हें पकौड़ा तलने के लिए कहा जाता है। यहाँ का पढ़ा लिखा रोजगार आज बेरोजगार है। पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। आज हमारा देश और हमारे प्रदेश की पहचान बेरोजगारी में नंबर 1 पर के नाम से होता है। अच्छा, अंतिम बस एक बात और किसान परेशान है। किसान साल भर के धरने के बाद में कृषि बिल अगर खराब था तो उसे लाया क्यों, और अगर कृषि बिल अच्छा था तो उसे हटाया क्यों, वापस क्यों लिया। किसान वही बात अगर साल भर से कह रहा था तो किसान देशद्रोही हो जा रहा था। किसान जो है कि तमाम तरह के किसानों के ऊपर लांछन लग रहे थे, लेकिन आज उस बात को मानते हुए और सरकार ने कृषि बिल वापस लेकर के एक नया जो है कि उनको जुमला दे दिया। किसान कैसे भरोसा करेगा। तमाम किसानों पर लाठीचार्ज और उनकी मौत तक हो गई, लेकिन सरकार एक बार भी उनका हाल चाल लेने नहीं गई। लेकिन आज अपने निजी फायदा और स्वार्थ को देखते हुए आज किसान जो है विरोधी बिल जो था उसको सरकार को वापस ले रही है, सिर्फ अपने निजी स्वार्थ को लेकर के। उन्हें चुनाव हारने का डर है। समाजवादी पार्टी को मिलती हुई अपार समर्थन को देख करके भाजपा हैरान है, जिसका जीता जाता परिणाम कल परसों की रैली जो गाजीपुर से लखनऊ तक आदरणीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और हम सबके नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने जो निकाली थी, उनमें मिलते हुए अपार समर्थन को देख करके ये अंदाजा भाजपा की सरकार को लग गया है कि हमारी सरकार जाने वाली है और वो हताश है। अच्छा, उत्तर प्रदेश के दक्षिणांचल में मौजूद सोनभद्र जनपद के ओबरा विधानसभा की जनता से आप क्या कहना चाहते हैं? फिर दक्षिणांचल की जनता से हम यही कहना चाहते हैं कि अगर उन्हें, चूँकि वो जागरूक जनता है, तो वह आज के डेट में भाजपा सरकार में क्या विकास कार्य हुए हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या विकास कार्य हुए हैं, इनका अंदाज़ा लगा करके, इनका मूल्यांकन करके और तब उसके बाद में आने वाले चुनाव में जो है कि अपना बहुमूल्य वोट का प्रयोग करे। क्योंकि समाजवादी पार्टी की जब सरकार थी तो हमें पूछने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम जनता के बीच में जाते हैं तो हमें आँख से दिखाई देता है और कान से सुनाई देता है कि समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या हुआ था, जिसका जीता जाता उदाहरण है। मैं बेलहत्ती ग्राम सभा में जब जनसंपर्क के लिए जाता हूँ, मैं परसोई में जाता हूँ, मैं पनारी में जाता हूँ, मैं कन्हारा में जाता हूँ, बैरपुर में जाता हूँ, सागरदा जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में जब मैं जाता हूँ, भाट क्षेत्रों में, तो वहाँ भी मुझे लाल रंग की साइकिल चलाता हुआ मजदूर दिख जाता है। उससे जब रोक के पूछता हूँ कि ये साइकिल की है तो वो बताता है कि श्रमिक विभाग में मेरा रजिस्ट्रेशन हुआ था तो समाजवादी पार्टी की सरकार में मुझे लाल साइकिल मिली थी। वो लाल साइकिल आपको पूरे ग्रामीण क्षेत्रों में दिख जाएगा। साइकिल के साथ साथ महिलाएं बोल देती हैं कि मुझे समाजवादी पेंशन मिलता था। आज की डेट में पेंशन कहाँ है, ना वृद्धा पेंशन, ना ये विकलांग पेंशन, कोई पेंशन आज की डेट में जो है कि जनता तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही 4 लेन रोड जो बनारस जाते टाइम, चूँकि स्वास्थ्य व्यवस्था सोनभद्र की बहुत ज़्यादा पीछे है, अगर कोई भी मरीज सीरियस होता है तो उसे चाहे ओबरा हो, चाहे अनपरा हो, चाहे शक्तिनगर का क्षेत्र हो, चाहे वो बीजपुर और दुधी तक का दूर दराज का इलाका हो, 4 राज्यों से घिरा हुआ ये जो सोनभद्र क्षेत्र, यहाँ पर स्वास्थ्य व्यवस्था इतनी बदहाल है कि जरा सा भी मरीज अगर सीरियस होता तो उसे सीधा रेफर किया था बनारस या तो लखनऊ। वो सीधा बनारस और लखनऊ जाता है। खराब सड़कों की वजह से 4 घंटे 5 घंटे लगते थे उस मरीजों को, जब वो जाते जाते बनारस दम तोड़ देता था। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो हाथी नाला से बनारस तक की 4 लेन चमचमाती हुई सड़क अगर किसी ने दी तो वो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया।
ये चकाड़ी पुल की बात हो या चौपन से लेकर के मध्य प्रदेश ग्रामीण क्षेत्रों में जुगैल होते हुए जो मध्य प्रदेश बॉर्डर पर रोड गई है, अगर ये किसी ने दिया तो माननीय अखिलेश यादव जी ने दिया। ट्रामा सेंटर की बात हो, ITI इंजीनियरिंग कॉलेज की बात हो, रेणुका नदी पे पुल और बिजुल नदी पे पुल की बात हो, ये जो तमाम विकास कार्य हुए, आपके ओबरा में जो एक पावर प्लांट आया, डी प्लांट का जो उद्घाटन अंतरा में पूरा किया गया, अगर ये किसी ने दिया तो सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी की सरकार में ये विकास कार्य हुए, जिसका श्रेय माननीय अखिलेश यादव जी को, तत्कालीन मुख्यमंत्री जी को जाता है। और आज की डेट में जो योगी सरकार है वो सिर्फ और सिर्फ लोगों को जुमला और झूठे आंकड़ों के बदौलत, झूठे आंकड़े का तात्पर्य यह है कि अगर बेरोजगारी पे वो लोग अपने आंकड़े जो जनता के सामने लाते हैं तो वो झूठे लाते हैं, अगर वो स्वास्थ्य के संबंधित जो अपने आंकड़े लाते हैं तो झूठे लाते हैं। अब उन्होंने कह दिया कि ऑक्सीजन से कोई मरा ही नहीं, लेकिन व्यक्ति से अगर पूछे किसी भी नगर और ग्रामीण गांव के व्यक्ति से तो उसके जुबान पर 5-10 लोगों का नाम है जो ऑक्सीजन के अभाव में मर गए, लेकिन सरकार कहती है ऑक्सीजन के अभाव में कोई नहीं मरा। तो झूठे आंकड़ों की बदौलत वो अपना विकास कार्य समय चला रहे हैं। कुल मिलाकर के जनता को इस बात को ख्याल रखना चाहिए, इस बातों का ख्याल रखना चाहिए। और फैसला किस तरह का ले 2022? फैसला विकास को देखते हुए कि विकास पसंद अगर सरकार बनानी है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार और समाजवादी पार्टी की सरकार बना करके पूर्ण बहुमत में मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान, चाहे गरीब तबके का लोग, शोषित और वंचित तबके का लोग अगर उम्मीद भरी निगाहों से किसी को देख रहा है तो सिर्फ और सिर्फ माननीय अखिलेश यादव जी को देख रहा है। आपने हमें इतना समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको।